आज की हमारी चर्चा का विषय है एनोवा, जिसे हम एनालिसिस और बैलेंस कहते हैं। हिंदी में इसी का अर्थ प्रसरण विश्लेषण होता है। छात्रों, हम जानते हैं कि जब कोई स्टूडेंट रिसर्च का कार्य करता है तो उससे बहुत सारे वैल्यूज प्राप्त होते हैं, बहुत सारे संबंध प्राप्त होते हैं, बहुत सारे डाटाएं प्राप्त होते हैं और उन डाटाओं का आपस में संबंध होता भी है और कई बार संबंध नहीं भी होता है। रिसर्च के दौरान जब स्टूडेंट्स उन डाटाओं को आपस में को रिलेट करते हैं, आपस में उनका संबंध निकालते हैं, तो उस संबंध की सार्थकता के परीक्षण के लिए एक परीक्षण रीति की आवश्यकता होती है, जिसे बार बार हम लोग टेस्टिंग के माध्यम से यूज करते हैं। उसी टेस्टिंग विधि में जब दो समक मालाएं होती हैं तो दो समक मालाओं का परीक्षण टी टेस्ट एफ टेस्ट से निकाला जाता है और कई बार जब दो से अधिक समक मालाएं होती हैं तो उनको प्रसरण विश्लेषण के माध्यम से, जिसे हम लोग कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मींस एनोवा, जिसे प्रचलित नाम के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम एनोवा कहते हैं। और आज हमारे लेक्चर का विषय, आज हमारे इस लेक्चर का विषय यही है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है, ये एनोवा होता क्या है और इसको करने की विधियां क्या है, इसकी कुल व्याख्या क्या है। आज के लेक्चर में हम इसी विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, एनोवा के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं प्रसरण विश्लेषण। तो प्रसरण विश्लेषण की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसरण विश्लेषण दो से अधिक, शब्द को ध्यान रखिएगा, दो से अधिक संबंध, चाहे वो गैर संबंधित हो चाहे वो संबंधित हो, समूहों के मध्य सार्थक परीक्षण की रीति। अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं छात्रों, एनोवा इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड ग्रुप्स। जो समूह है अगर वो अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं तो उनको तीन से अधिक, तीन से अधिक जो समूह है, सेंसस हैं, जो डाटा ग्रुप्स हैं, उनके बीच में रिलेशन स्थापित करने की जो विधि है, रिलेशन स्थापित करने की जो रीति है, वैरियंस निकालने की, डिफरेंसेस निकालने की जो रीतियाँ हैं, उसे हम एनोवा कहते हैं, उसे हम प्रसरण विश्लेषण कहते हैं। परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर शो करेंगे। स्टूडेंट्स, एनोवा कहा क्यों जाता है, कई बार चर्चा होती हैं और जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो एनोवा का आशय क्लियर है, लेकिन जिन लोगों ने मैथमेटिकल अप्रोचेस नहीं है जिनके, वो इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि एनोवा एक कोई विशिष्ट टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ शब्दों का एक जाल है, जिस शब्दों के जाल को अगर हम यहाँ क्रैक कर सकें, उसे हम ब्रेक कर सकें, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में एनोवा ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिसे हम स्टैटिस्टिक में ऑलरेडी पढ़ते हैं, जिसे हम सांख्यिकी में पहले से ही पढ़ते हैं और उसी की एक इकाई है जिसका एक इंडिविजुअल स्टडी यहाँ किया जा रहा है। मैं इसके शब्दों को जरा आपके सामने एक्सप्लेन करने की बातें करूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस से ए एन लिया गया है, ऑफ से ओ लिया गया है और वेरिएंस से वी ए लिया गया है, और ये तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो क्या बन रहा है, एनोवा। ए एन फॉर द एनालिसिस, ओ फॉर द ऑफ एंड वी ए फॉर द वेरिएंस। इसी शब्द को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो वेरिएंस का मतलब प्रसरण होता है। आप सब जानते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, वो प्रसरण हैं हमारे, वो हमारे वैल्यूज हैं, और उन्हीं वेरिएबल्स को जब हम एक दूसरे के साथ उनके संबंध को विश्लेषित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यह रीति जो है इट इज नोन एज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एनोवा। और हिंदी में ये शब्द बनता है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का हिंदी बनता है प्रसरण विश्लेषण। तो बड़ी सामान्य सी भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रसरण विश्लेषण है, जिसे अंग्रेजी में एनोवा कह रहे हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के तीनों शब्दों का एक योग है जिसे मिलाकर के एनोवा एक कॉमन नाम दिया गया है। ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, परिभाषा के बाद अब हम ये चर्चा करते हैं कि ये आया कहाँ से, एनोवा विश्लेषण की व्याख्या सबसे पहले किसने की, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है। एक अर्थशास्त्री हैं, स्टैटिस्टिशियन आप बेसिकली कह सकते हैं, प्रोफेसर आर.ए. फिशर, जिन्होंने 1920 में सबसे पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की व्याख्या की। उन्होंने सबसे पहले दो वेरिएंस के या दो से अधिक समंक मालाओं के बीच का विश्लेषण करने की रीति को अडॉप्ट किया, जिसे उन्होंने नाम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रखा था, और उसी को बाद में आज के सेंस में शॉर्टकट के रूप में हम लोग एनोवा के रूप में यूज करते हैं। किंतु इनके बाद इसी प्रक्रिया में, इसी अध्ययन को प्रोफेसर G.W. स्नेडिकोर नाम के एक स्टैटिस्टिशियन हैं, जिन्होंने चेंज किया था। उन्होंने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या की थी।
एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में उसी से मिलता जुलता उन्होंने टेस्टिंग की चर्चा की, जिसको हम लोग एफ टेस्ट कहते हैं। आप जब दो समंकमालाओं की चर्चा करते हैं तो आप एफ टेस्ट के बारे में चर्चा निकालते हैं, और दो से अधिक समंकमालाओं के रूप में विश्लेषण के रूप में उसको बाद में यूज किया गया। जैसे टी टेस्ट था, टी टेस्ट की सार्थकता केवल दो समंकमालाओं की चर्चा के लिए हो रही थी। केवल दो समंकमालाएं थे या दो समूह थे जिसके बारे में एनालिसिस किया जा सकता था, जिसके द्वारा विश्लेषण किया जा सकता था, समंकमालाओं का वर्गीकरण किया जा सकता था, विश्लेषण किया जा सकता था। और जटिलता हो रही थी जब दो से अधिक समंकमालाओं के अध्ययन के रूप में। तो इससे जुड़ा हुआ जो अध्ययन प्रोफेसर आर.ए. फिशर ने दिया था, और बाद में उसी विश्लेषण को और अच्छी तरीके से अपने नए रूप में फॉर्मलाइज किया प्रोफेसर स्नेडिकोव ने। और इन्हीं दोनों लोगों का, इन्हीं दोनों स्टैटिस्टिशियन का, इन्हीं दोनों का पूरा फोकस है ये इस पूरे की पूरे व्याख्या के बारे में। जो भी हम एनोवा विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं, मूलतः वह आर.ए. फिशर का और प्रोफेसर स्नेडिकोव का, G.W. स्नेडिकोव का ही विश्लेषण है, जिसे हम एनोवा के रूप में पढ़ने की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों विद्वानों ने जो बेसिकली फोकस डाला था, जो इनके फोकस का मूल बिंदु था, उस बिंदु पर अगर हम आपसे बातें करें कि इनके द्वारा इसकी कुछ सीमाएं या जो इसके विश्लेषण की व्याख्या की गई वो किस आधार पर थी। प्रोफेसर फिशर का भी मानना था और प्रोफेसर स्नेडिकोव का भी मानना था कि जब दो से अधिक समंकमालाएं होंगी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एनालिसिस ऑफ वैरिएंस तभी लागू होगा। पहला आधार इसका यही था कि जब दो से अधिक, दो से कम, अगर दो से कम वैरिएंस है तो उसका, दो से कम के वैरिएंस का टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। दो अगर वैरिएंस है तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये इफेक्टिव मीडियम्स नहीं होगा। इसको तभी अप्लाई किया जाएगा जब दो से अधिक वैरिएंस होंगे, दो से अधिक ग्रुप्स होंगे। ये करेगा क्या? तो उस सेंस में चर्चा होती है कि इसका मूल परीक्षण का आधार ये है कि जब दो से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक जब ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स लिए गए हैं, तो उन ग्रुप्स की टेस्टिंग क्या करेगा, ये उसका मूल फोकस क्या होगा कि ये तीनों समूह या 3 से अधिक समूह आपस में एक दूसरे के साथ कलेक्टेड हैं, संदर्भित हैं, रिलेटेड हैं अथवा नहीं, उनका आपस में रिलेशंस क्या है। अगर दोनों, तीनों, चारों समूह जो इतने की परीक्षण करने की बात कर रहे हैं, वो सभी एक समूह माला से लिए गए हैं, ये परीक्षण इसके द्वारा किया जाएगा, और या उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशंस नहीं है, नल हाइपोथेसिस है, या इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। मतलब जो हमारी मेथोडोलॉजी है, जो हमारी हाइपोथेसिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डाटा है, उसका एनालिसिस करना, उसका अध्ययन करना, उनके समूहों के सार्थकता, समूहों के इंटरडिपेंडेंसी की टेस्टिंग करना ही एनोवा एनालिसिस का मूल उद्देश्य है, जो ये विचारधारा प्रोफेसर F.A. फिशर और G.W. स्नेडिकोव दोनों के द्वारा उनके मूल व्याख्याओं में देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट। स्टूडेंट, अब इसका न्यूमेरिकल अप्रोच देखने के लिए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल लेते हैं, कोरोना काल का पीरियड है, तो हम इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि कोरोना बीमारी में 3 समूहों में लोगों को बांटा गया उनके ट्रीटमेंट के लिए। एक कुछ ऐसे लोग थे जिनको पहले से चल रही दवाओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा था, उनको देख करके उसका ट्रायल लिया जा रहा था और उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था। और दूसरा है जिसको वैक्सीन देख करके जिनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने की बात की जा रही थी। और तीसरा है कि जिनको प्रिकॉशन दे करके, जिनको दवाओं के और वैक्सीन के अलावा जिनको सिर्फ प्रिकॉशन, जैसे कुछ चीज़ें नहीं खानी है या कुछ तरह अलग अलग प्रकार की मेडिसिन, अलग अलग प्रकार के सुझाव के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। तो इन तीनों समूहों में हमने 10-10 लोगों को लिया है और ऑब्जर्वेशन के आधार पर 10 का पैरामीटर रखा है कि पहले व्यक्ति के ऊपर दवा का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, दूसरे पर कितना पड़ा है, तीसरे पर कितना पड़ा है, जिसके ऊपर 100% पड़ा है उसको हमने 10 नंबर दिया है, जिसके ऊपर सबसे कम पड़ा है उसको हमने 0 या 1 देने की बातें की है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन करने का एक सिस्टम बनाया। तो 3 समूहों में हमने आंकड़े को कलेक्ट किया। एक कोरोना पीड़ितों को दिया जा रहा मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके आधार पर जो उनकी डाटा कलेक्शन में है। दूसरा, दूसरे समूह में 10 लोगों के ऊपर वैक्सीन का प्रयोग किया गया है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है उसको हमने ऑब्जर्व किया है। तीसरा, अदर मीडियम, जिसको प्रिकॉशनरी मीडियम के रूप में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब हमें एनोवा टेस्टिंग करनी, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि 3 समूहों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन इसीलिए लिया गया है और इनके मीन मीडियन मोड
जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, तो मीन सबसे स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसलिए मीन को ही आधार बना करके इसके अंतर्गत कैलकुलेशन करने की बात की जाएगी। अब समूह किसको कहा जाएगा, इसको पहले देख लेते हैं, फिर फार्मूले की बात करते हैं आपसे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि पहला दिया गया है मेडिसिन दिया गया है, तो मेडिसिन वाला एक समूह हमारे डाटा हो गया। दूसरा वैक्सीन दिया गया है, वैक्सीन के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि वैक्सीन का मतलब जो दूसरा हमारा समूह होगा। और तीसरा हमने प्रिकॉशंस मतलब तीसरे मीडियम्स की हमने बातें की है, और इसको हम उस रूप में ऑब्जर्व करने की बातें करेंगे। अच्छा, अगर ध्यान रखिए, अगर ये मेडिसिन के भीतर की बातें होंगी, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन टेस्टिफाई किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा सिर्फ मेडिसिन के एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट से तीसरे कैंडिडेट, तीसरे कैंडिडेट से चौथे कैंडिडेट को, तो इसको हम लोग कहेंगे विदिन, इसको हम लोग कहेंगे समूह के भीतर के समूहों का परीक्षण किया जाएगा। और जब हम मेडिसिन का वैक्सीन से करेंगे, या मेडिसिन का प्रिकॉशन से करेंगे, या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, व्हाट इज द एनालिसिस बिटवीन द मेडिसिन, वैक्सीन एंड प्रिकॉशंस मीडियम्स, मतलब तीनों में इफेक्टिव कौन है, तो इनकी जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे मेडिसिन का वैक्सीन से, वैक्सीन का प्रिकॉशन से, तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज अ बिटवीन द ग्रुप। जब मेडिसिन के भीतर का ऑब्जर्वेशन होगा तो उसको विदिन ग्रुप कहेंगे, समूह के भीतर का ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और जब मेडिसिन का वैक्सीन से, वैक्सीन का प्रिकॉशन से होगा तो इसे हम लोग कहेंगे समूह के एक दूसरे समूह के साथ का विश्लेषण। तो ये चीज हमने समझा जो ऑब्जर्वेशन करना हमें है, जिसको हम फॉर्मूले के द्वारा अभी ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि ये जो मैं बार बार कह रहा था कि दो से अधिक समूहों का संकलन होगा, तो दो से अधिक समूह है क्या, वो यही समूह है किसी भी एक घटना के, किसी भी एक ऑब्जर्वेशंस के लिए जो तीन समूह या दो से अधिक समूह लिए गए हैं उनका क्या इशू होगा, और उनमें समूहों के भीतर का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, और समूहों के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आपको टेबल में दिख रहा है पूरा, मेडिसिन में लिखा गया है 9, पहले कैंडिडेट को 9 पैरामीटर पे हमने दिया उसको ऑब्जर्वेशंस का, दूसरे को 6, 7, 9 ये पॉइंट्स दिए गए हैं पूरे। वैक्सीन्स के लिए आपने देखा है पहले के 7 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 8 है, 9 है, 8 है, 9 है, 7 है, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। अच्छा, अब इनके लिए हमें सिंपल सी कहानी है, हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपने पहले यूज किया होगा मीन निकालने के लिए, पहले हम सम्स निकालते हैं, और सम्स निकालने के बाद उसको नंबर से हम भाग दे देते हैं। तो ये जो मेडिसिन का पूरा सम्स है वो आपका 65 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इनको 10 से डिवाइड करने के बाद हमें प्राप्त होगा 6.5 हमारा मीन प्राप्त होगा। दूसरा वैक्सीन का ऑब्जर्वेशन जो हमारा है 80 है, सम्स इसके 80 आ रहे हैं, तो इसका जब हम मीन निकाल रहे हैं तो हमें 8 प्राप्त होगा। पहले आपने मीन निकाला है, इसलिए इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और अगर आगे प्रिकॉशंस मीडियम्स है जिसका सम्स आ रहा है 40 आ रहा है, तो इनको जब हम मीन निकालेंगे इसका तो हमारा 4 आएगा मीन हमारा, ये ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ। अब देखिए, मैंने अभी पहले भी आपसे कहा था कि ये चेक करता है कि क्या तीनों समूह आपस में इंटरडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट नहीं है। पहले का आप देखिए, मेडिसिन का मीन आ रहा है 6.5 और वैक्सीन का आ रहा है 8.0, तो ये कमोबेश एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोरिलेटेड नहीं है। और आगे अगर आप प्रिकॉशन मीडियम्स का देखिए तो वो 4.0 आ रहा है, इसका मतलब ये अलग ऑब्जर्वेशन है, इनका जो समूह है इनका आपस में रिलेशन एक जैसा नहीं है, ये अलग समूह है। तो इन्हीं की टेस्टिंग के लिए, ऐसी ऑब्जर्वेशन की टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, अगर आप ह्यूमैनिटी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन के लिए आप इसी एग्जांपल को आप इस रूप में कह सकते हो कि कुछ बच्चों का समूह है, 30 बच्चों के हमने ग्रुप लिए हैं, जिनको 3 समूहों में हमने बांटा, 10-10 करके बांटा हुआ है। और इस कोरोना काल से ही मैं संदर्भित कर रहा हूँ, रिसर्च से संबंधित कर रहा हूँ। उन तीनों ऑब्जर्वेशंस में 3 अलग अलग तरीके से उनको टीचिंग दिया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। उस तीनों मीडियम्स का इफेक्टिव रिटर्न्स कैसे आ रहा है, पहला हमने डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप से उनको पढ़ाया जा रहा है, दूसरा आप डाल दीजिए कि उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, और तीसरा आप डाल दीजिए उनको नोट्स भेज दिया जा रहा है, या उनको चैप्टर बता दिया जा रहा है, क्वेश्चन वर्क दे दिया जा रहा है उसका ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन वर्क देने का से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप उनको समझाओगे नहीं। हाँ, 2 मीडियम्स हैं हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप का जिसको जहाँ मेडिसिन है उसको आप व्हाट्सएप मान सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से उनको क्या इम्पैक्ट मिल रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस से। तो जाहिर सी बात है, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस होगी ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्जर्वेशन अच्छा आएगा, रिटर्न्स अच्छे आएंगे इन द कंपैरिजन ऑफ द व्हाट्सएप
क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिव है और नोट्स प्रोवाइड करना ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक वही ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये मैंने एक हाइपोथेसिस आपको समझाई कि एनोवा में हम करने क्या जा रहे हैं, एनोवा का जो फॉर्मुलेशन हम करने जा रहे हैं उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में मैंने आपके सामने एक टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं जो समूह है इनमें जो टर्मिनोलॉजी आपको फार्मूले के रूप में यूज किया जाएगा उसके बारे में। फार्मूला होता है जो अभी हम लेटर ऑन चर्चा आपसे करेंगे, उस फार्मूले में दो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, MSSG और MSSW। MSSG का फुल फॉर्म होता है मीन सम्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स और MSSW का फॉर्मूला का फुल फॉर्म होता है मीन सम्स ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स होता है। आपको तीनों अलग अलग टेबल्स दिख रहे हैं। अगर मेडिसिन का वैक्सीन के साथ और वैक्सीन का प्रिकॉशनरी मीडियम के साथ, मतलब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जब ऑब्जर्वेशंस किया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे मीन सम्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स कहेंगे। और जब मेडिसिन का एक दूसरे के साथ ही रिलेशन स्थापित किया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे मीन सम्स ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। समूह के भीतर का ऑब्जर्वेशन, समूह संबंध मालाओं के मध्य वर्गों का आकलन विश्लेषण और समूहों के मध्य ऑब्जर्वेशन, समूहों के बीच का ऑब्जर्वेशन। आपको टेबल में भी दिख रहा होगा मीन और वैक्सीन के साथ जो प्रिकॉशंस यूज किया जा रहा है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं मीन सम्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप कह रहे हैं, MSSG के रूप में यूज करेंगे। और जो नीचे हमारा इसके साथ ही यूज किया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं मीन सम्स ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप कहेंगे। इसको MSSW के नाम से हम लोग इस टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अब हम फार्मूले के रूप में इसको यूज करने की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके फार्मूले के सेक्शन पर काम करते हैं। इसका फार्मूला का ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाएगा, फार्मूले से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। इसको F से डिनोट किया जाता है। F का मतलब F टेस्ट, F डिस्ट्रीब्यूशन संदर्भित है। फार्मूला होता है F इक्वल टू MSSG अपॉन MSSW। फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। MSSG को हम कह सकते हैं मीन सम्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप और MSSW को कहते हैं मीन सम्स ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। अब एक एक करके दोनों के बारे में जो अभी मैंने चर्चा भी आपसे की और एक एक परिभाषा के रूप में हम देख लेते हैं। मीन सम्स ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप को हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं कि द वेरिएशंस अमंग द ऑब्जर्वेशन इज ऑफ ईच स्पेसिफिक ग्रुप इज कॉल्ड इट्स इंटरनल वेरिएशंस एंड द टोटलिटी ऑफ द इंटरनल वेरिएशंस इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप। प्रत्येक समंग समूह की आंतरिक चर में के मूल्य में संदर्भित अध्ययन को समूहों के आंतरिक मूल्यों का वर्ग जो होगा उसको हम लोग विद इन ग्रुप कहेंगे। और जब इसको हम लोग बिटवीन ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं द टोटलिटी ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप के साथ, अर्थात कह सकते हैं अलग अलग समूह के कुल चर, जो अलग अलग समूह के जो चर हैं वो कुल चरों के मूल्य से संदर्भित अध्ययन का जो समूह के मध्य मूल्यों का वर्ग किया जाएगा उसे हम लोग मीन सम्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स कहेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूले का सेक्शन है कि जब हम जो MSSG का फॉर्मूला होगा जो विद इन ग्रुप का होगा वो नीचे होगा, W का फॉर्म का सेक्शन जो आएगा वो नीचे होगा, और जो MSSG का हमारा सिस्टम आएगा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा उसे हम लोग ऊपर रखने के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मूले में पूरा आपको दिखाई भी पड़ रहा है और इसी के रूप में अब हम आप इसको एक आगे लेकर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम रिसर्च की चर्चा करते हैं तो रिसर्च के दौरान हमें हाइपोथेसिस की बहुत उपयोगिता होती है। हाइपोथेसिस वह परिकल्पना है जो किसी भी रिसर्च को लेकर के एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेती है, एक इमेजिनरी व्यू पॉइंट ऑफ क्रिएट कर लेती है। और हाइपोथेसिस जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होंगे उनको अंदाजा होगा कि हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है। एक हमारा नल हाइपोथेसिस होता है और एक हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जिसे हम यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे सारे ग्रुप जिनसे हमने डाटा कलेक्शन किया हुआ है वो सभी ग्रुप से हैं, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। इसको H0 से दिखाया जाता है, जिसको H0 आप कह सकते हैं, और आपको टेबल में दिख भी रहा होगा। यहाँ दिखाया गया है कि इट टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब है प्रसरण विश्लेषण की शून्य परिकल्पना के बारे में है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द ऑल ग्रुप। जो हमारे और सारे ग्रुप्स हैं उनके जो माध्य प्राप्त हुए हैं, मीन्स प्राप्त हुआ है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। इसके बारे में परिकल्पना नल हाइपोथेसिस बताती है। एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम लोग H0 से। यहाँ पर दिया गया है μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू आप μm तक ले सकते हैं। जितनी भी हमारे वेरिएबल्स होंगे हम उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हमने 3 ग्रुप्स के बारे में चर्चा किया है या 3 ग्रुप का हम यूज कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हमने 3 आपको डाटा दिया हुआ है, म्यू1, म्यू1, म्यू2, म्यू3। इसकी एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस परिकल्पना यह शो करती है कि अगर मान लीजिए H3H हमारा हाइपोथेसिस परिकल्पना हमारी सही नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा करती है। ये शो करती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये शो करती है कि हमारे जो समूह हैं, उन समूहों के बीच में 2 से अधिक समूहों में कोई संबंध नहीं है, या आप कह सकते हैं किसी भी समूह में आपस में कोई संबंध नहीं है। इसे हम लोग H1 से शो करते हैं। आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के रूप में इसको हम लोग शो कर सकते हैं। आपको शो में दिख भी रहा है डेफिनेशन के रूप में कि देयर आर एटलीस्ट 2 ग्रुप्स मींस दैट आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। ये सैद्धांतिक रूप से या आंकड़े के रूप से एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, से अलग है। ऑल ग्रुप्स आर नॉट सेम। सारे समूह जो हैं वो एक दूसरे के साथ समूह नहीं मिल रहे हैं, या आप कह सकते हैं एटलीस्ट 1 ग्रुप आर नॉट सेम। शो कर सकते हैं इसको हम लोग H1 से आगे दिखाया जाता है कि म्यू1 इज नॉट इक्वल टू म्यू2 इज नॉट इक्वल टू म्यू3। तो इनका आपस में ये संदर्भ होता है। ये हमारी एक हाइपोथेसिस की प्रक्रिया है जो हम नल हाइपोथेसिस के रूप में यूज करते हैं। अब जरा इसकी असम्पशन की बात करें स्टूडेंट्स। अब इसकी चर्चा करते हैं असम्पशंस के बारे में। इसके असम्पशंस को 4 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, 4 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला हमारा है ऑब्जर्वेशन और रैंडमली सिलेक्टेड। जो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया गया है, जो ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन किया गया है, वो दैव निर्देशन रीति के द्वारा है, रैंडमली सिलेक्टेड। वो बायस नहीं है, किसी प्रभाव में आकर के उसका कलेक्शंस नहीं किया गया है, उसके जो नंबर्स दिए गए हैं किसी प्रभाव में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है जब हम रिसर्च कर रहे हों, जब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एनोवा टूल्स को यूज कर रहे हैं। दूसरा इसकी उपयोगिता है, दूसरा जिसके बारे में जो चर्चा की जाती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, वो इंडिपेंडेंट हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आप प्रसामान्य वितरण के बारे में सुना होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में सुना होगा। ये एक बेल आकृति बनती है, ये उस प्रकार की आकृति के ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाए गए हों। इंडिपेंडेंट हो, इनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध ना हो। मैंने टेबल में भी आपसे बताया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट के जो आंकड़े थे, वह आंकड़ा आपको थेरेपी से मैच नहीं करना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पता चले कि मेडिकल में आपने एक आंकड़ा दिया तो वो थेरेपी के साथ जो अटैचमेंट है या वो प्रिकॉशनरी मेथड में वो अटैच्ड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी ये ऑब्जर्वेशन एज्यूम करता है, परिकल्पना में रखा गया है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसर्च करने वाले स्टूडेंटों को मालूम होगा कि इसके ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत उपयोगिता है। इसकी ऑब्जर्वेशन में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च के टूल्स में बहुत उपयोगी है ये। तीसरा कह सकते हैं कि ऑल सब पॉपुलेशंस आर होमोजेनिस्टिक। होमोजेनिस्टिक उनका अपना खुद का वजूद हो और वो एक दूसरे के साथ इक्वल मैच करते हैं। जो उनका वेरिएंस है, वो वेरिएंस दूसरे के साथ मैच करता हो। आपको टेबल में दिख रहा है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3। ये एक रिलेशंस की बात करता है, और अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं मैच करेंगे तो फिर जो हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं माना जाएगा, वो ऑब्जर्वेशन सही नहीं आएगा। तीसरा बहुत खास और उससे भी जरूरी चौथा हमारा, जिसको हमसे कहते हैं टोटल वेरिएंस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ बिटवीन वेरिएंस एंड विद इन वेरिएंस। शुरू में फार्मूले में मैंने आपसे बताया था 2 ग्रुप हैं, पहला है विद इन ग्रुप और दूसरा है बिटवीन ग्रुप। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरिएंस टेबल के इक्वल होना चाहिए। आप अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन टोटल हमारा है, जिसको हम कह सकते हैं VT से शो कर रहे हैं, और VV जो हमारा है वो बिटवीन ग्रुप्स के आंकड़े हैं, और VW जो है वो हमारा विद इन ग्रुप के आंकड़े हैं। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन हमारे वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। हमारे VT के बराबर हमारा VB वेरिएंस ऑफ बिटवीन ग्रुप्स और VW मतलब विद इन ग्रुप्स, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और ये चारों ही ऑब्जर्वेशंस हमारे एनोवा एनालिसिस के लिए, एनोवा विश्लेषण के लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एजम्पशन पूरा नहीं होता है तो हमारा एनोवा विश्लेषण बाढ़ होगा, एनोवा विश्लेषण का आंकड़ा सही नहीं आएगा। छात्रों, अब हम देखते हैं इसका टेबल वेरिफिकेशन कैसे होगा या टेबल कलेक्शन कैसे हम करेंगे डाटा, उसके बारे में। इसको हम एनोवा ऑफ वेरियस समी टेबल भी कहते हैं। वन वे क्लासिफिकेशन है, तो इसलिए नाते हम उसको वन वे क्लासिफिकेशन के रूप में दिखा रहे हैं आपको। इसे समी टेबल फॉर वन वे एनोवा भी कह सकते हैं हम लोग। अलग अलग किताबों में अलग अलग स्कॉलर्स अपने अलग अलग रूप में इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेबल में छात्रों आपको दिख रहा है सोर्स ऑफ वेरिएंस। जो हमने वेरिएंस लिया है, उस वेरिएंस के सोर्सेज के बारे में। 2 प्रकार के वेरिएंस लेते हैं। पहले भी हमने चर्चा किया था, बिटवीन ग्रुप
था और एक विद इन ग्रुप था। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन को यहाँ दिखाया गया है। बिटवीन ग्रुप जो होते हैं वो हमारे फैक्टर्स होते हैं, और जो हमारा एरर टेस्टिंग होती है वो हमारी विद इन ग्रुप की होती है। आगे दिया गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लोगों, जिन छात्रों ने रिसर्च किया होगा या रिसर्च से थोड़ा सा संबंध रखते होंगे, उनको अंदाजा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम जो एन ऑब्जर्वेशन होता है, जो संख्याएं होती हैं उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, या संख्या को, कुल संख्या में से एन को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा निकालने का तरीका है इसको ऑब्जर्वेशन के लिए। तो चूंकि पहले वाले में हमारे ग्रुप की बात हो रही है, बिटवीन ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप की संख्या जितनी भी होगी उसमें से हम 1 घटा देंगे। और पहले भी हम लोगों ने देखा है कि तीन ग्रुप हमारे थे, तो 3 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। विद इन ग्रुप में कुल हमारी संख्याएं जितनी हैं, जितने ऑब्जर्वेशन है, जितने हमने सैंपल्स लिए हुए हैं, उस सैंपल से कुल जितने हमारे ग्रुप से उनको हम घटा देंगे। यहाँ पर टोटल 3 समूह था हमारा, हर समूह में 10-10 संख्याएं थी, तो इसका हिसाब से 30 संख्याएं हमारी हुई। और हमारे ग्रुप 3 है, तो 3 हम घटा देंगे कि मतलब ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स है यहाँ पर, तो 3 घटा देंगे तो अपने आप 30 में से 3 घट गया, तो 30 27 में प्राप्त होगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ हुआ। टोटल काउंटिंग के लिए भी हमें फिर यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम घटाना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 घटा देंगे हम, तो वो उस ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब आगे बात है एसएस निकालने के लिए। एसएस निकालने के लिए हमें 2 ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, एक एसएसबी लेना पड़ेगा और दूसरा हमारा एसएसडब्ल्यू लेना पड़ेगा। एसएसबी हमारा यहाँ पर स्क्वायर से संदर्भित है, पहले मैंने आपसे बताया था बिटवीन ग्रुप से संबंधित है ये, और एसएसडब्ल्यू हमारा विद इन ग्रुप से संदर्भित है। इसके लिए आगे जब हम चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकली चर्चा करेंगे, तो हम एसएसडब्ल्यू को और एसएसबी को वहाँ पर न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कैसे क्या किया जाएगा। अब इसी के ऑब्जर्वेशन के थ्रू छात्रों हम एमएसएस निकालेंगे, और एमएसएस निकालने के लिए 2 ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, एमएसएस बी की और एमएसएस डब्ल्यू की। एमएसएस बी बिटवीन ग्रुप से और एमएसडब्ल्यू विद इन ग्रुप से। एमएसएस बी निकालने के लिए हमको एसएसबी और k-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन फैक्टर के को यूज करना पड़ेगा। एसएसबी अपॉन k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसका है। और अगर हम निकाल रहे हैं विद इन ग्रुप से निकाल रहे हैं तो एमएसएसडब्ल्यू कहा जाएगा, क्योंकि विद इन ग्रुप का है, तो इस नाते एसएसडब्ल्यू अपॉन n-k कि यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप को घटाया जाएगा। टोटल ऑब्जर्वेशन में से n होगा और उसमें से k घटा दिया जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप से घटा दिया जाएगा। और इन दोनों की जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे हमें एफ फैक्टर निकाला जाएगा, एमएसएसबी अपॉन एमएसएसडब्ल्यू। इन दोनों के ऑब्जर्वेशन से हमें एफ फैक्टर प्राप्त होगा, जिसको हम एफ डाटा भी कहते हैं। ये हमारा कैलकुलेटेड डाटा है। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें एफ टेबुलेशन की सारणी को देखना पड़ेगा। कुछ ऑब्जर्वेशन 5% पर टेस्ट करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन 1% पर टेस्ट करते हैं। तो वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से हमारा हाइपोथेसिस हो, जिस तरीके से हमारा परिकल्पनाएं हो, उसके आधार पर हम यहाँ बातें करेंगे। तो अगर हमारी हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो इससे कैलकुलेटेड इससे कम है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हमारा उससे अधिक है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये रिसर्च में हम चर्चा करते हैं। वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन इससे कम होनी चाहिए, ये हमारा असेसमेंट होता है। बाकी ये सब चीज़ें जो हमारा टीएसएस निकालने का है, ये इसको भी निकालने के लिए हमें एसएसडब्ल्यू की और एसएसबी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे ऑब्जर्वेशन हम जब आगे टेबुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जब हम आगे इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे, तो एक एक करके कैलकुलेटिव रूप में हम इसको ऑब्जर्व करने की बातें करेंगे, इसको सॉल्व करने की बातें करेंगे आपसे। आगे हम इसके कुछ टूल्स की चर्चा कर लेते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यक होती है। स्टूडेंट्स, जब हम एनोवा का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो रिजल्ट जो हमारा शो किया जाता है वो किस तरीके से शो किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा आपसे करते हैं। इसको समानतः रेशियो में शो किया जाता है। एफ रेशियो आपको टेबल में दिख रहा होगा। रेशियो एफ इक्वल टू ब्रैकेट में डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए जाते हैं, जो हमारा विद इन ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो हमारा बिटवीन ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उसके द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है। 2 यहाँ हमने शो किया है, तो चूंकि हमने 3 के समूह लिए थे, तो इस नाते हमने 2 शो किया है। 2 का 3 समूह थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में 2 कैलकुलेट किया जाएगा। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारा 30 संख्याओं का था, तो उसकी कुल ग्रुप की संख्या 3 थी, इसलिए 3 हमने लेस कर दिया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वेरिएंस का हमें प्राप्त होगा विद इन ग्रुप्स का, वो हमारा 27 प्राप्त होगा। इसके आधार पर 4.328 ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ये मैं हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन है, मैंने कैलकुलेट कहीं से किया नहीं, मैंने सिर्फ एक शो करने के लिए आपके सामने एक हाइपोथेटिकली रखा हुआ है। और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम का 5% पर इसको चेक किया गया है, उसके लिए ये वैल्यू यहाँ पर शो की गई है। ये छात्रों, ये प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एक सिंपल सिर्फ थ्योरेटिकल कांसेप्ट था, इंट्रोडक्टिव कांसेप्ट था, कि जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि नहीं एनोवा के बारे में इंट्रोडक्टिव या इंट्रोडक्शन इसका क्या है उसके बारे में मैंने आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया है।
इसके बाद इसका न्यूमेरिकल जो अप्रोच है, इसके बारे में हमारा एक अगला लेक्चर आएगा, जिसमें हम पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चाएं होंगी कि एनोवा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरी मेथडोलॉजी और उसके बारे में क्या क्या चर्चाएं हैं। अगर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन है, पूरा का पूरा लेक्चर अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करें, ताकि इसके बारे में आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। तब तक के लिए छात्रों, ये लेक्चर आपके सामने है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू छात्रों।